कमर में रहता है दर्द, गर्दन में रहती है जकड़न, हाथ पैर हो जाते हैं सुन्न, शरीर में होती है सुइयों सी चुभन, कहीं स्लीप डिस्क तो नहीं। तो चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज का विषय हमारा स्लिप डिस्क है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए कि ये स्लिप डिस्क है क्या, और अगर आयुर्वेद के जरिए हम इसका इलाज करते हैं तो क्या संभव है? जी देखिए, अच्छा विषय है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास भी आते हैं, उनको ये तो नाम मालूम है कि स्लिप डिस्क हो गया, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं पता उनको कि क्या होता है, क्या हुआ, क्या है। अगर उसको अच्छी तरह से गहराई से समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में ये आएगा कि वास्तव में कोई डिस्क स्लिप नहीं होती है, डिस्क हर्निएटेड होती है या प्रोलैप्स होती है। डिस्क होती क्या है? हमारी रीढ़ की हड्डी में आपने देखी होंगी छोटी छोटी सी, जो जिनको मनका बोलते हैं या कशेरुकाएं बोलते हैं, वर्टेब्रा बोलते हैं। दोनों वर्टेब्रा के बीच में एक गद्दी जैसी जगह होती है जो थोड़ा शॉक ऑब्जर्वर का काम भी करती है, उसको डिस्क बोलते हैं। अब उस डिस्क में अगर थोड़ा बल्ज आ जाए, बाहर निकल आए वो किसी कारण से, या जो है उसको थोड़ा प्रेशर पड़ने से एक उसका कुछ छोटा सा हिस्सा वो बिल्कुल गुब्बारे की तरह बाहर फूल के बाहर निकल आए, तो उसको बोलते हैं हम कि डिस्क स्लिप हो गई है, अपनी जगह से वो डिस्क स्लिप हो गई है, यानी कि वो जो अंदर का उसका कुछ जेल टाइप का उसके अंदर रहता है वो बाहर निकल गया है। तो ये होती है डिस्क स्लिप। लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है और इसको ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा उपचार है, और उपचार कैसे करेंगे ये भी बताएंगे इसी शो में। आप जरा देखते रहिए, उसका उपचार भी बताएंगे और किस प्रकार से आप इसको ठीक कर सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो असल में स्लिप डिस्क है क्या, ये तो आपको डॉक्टर साहब ने बता दिया। अब स्लिप डिस्क हो क्यों जाती है, मतलब ये समस्या हो क्यों जाती है, और इसके साथ ही ये समस्या कितनी गंभीर है? ध्यान से सुनिएगा, अब डॉक्टर साहब आपको इस बारे में बताएंगे। जी डॉक्टर साहब, कितनी गंभीर ये समस्या है? देखिए, जो स्लिप डिस्क है उसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो एजिंग इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जब ओल्ड एज हमारी आती है, ओल्ड एज से मतलब है कि जब आप 50 क्रॉस कर जाएं, थोड़ा सा और 60 की तरफ, रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें ढीलापन, लचीलापन उसमें कम हो जाता है। इसके साथ साथ जो है, अगर एक ही पोस्चर में आप बैठ करके काम करते हैं, खासतौर से वो लोग जो कंप्यूटर पे काम करते हैं या जो दिन भर जो है एक तरह से सिटिंग पोस्चर में रहते हैं, उनको भी इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। और कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि अचानक से एक झटका लगने से, कई लोगों को एकदम से छींक आई, उसी से एक जर्क लगा, जर्क लगने से जो आपकी वर्टेब्रा के बीच में थोड़ा सा झटका लगा वहां, और वो एकदम से वहां पर प्रोलैप्स आपकी हो जाती है डिस्क, ऐसा भी होता है। या अगर वजन उठाने के कारण भी देखा जाता है, वजन उठाएं, या कभी कभार ऐसा भी देखा गया जिन लोगों का पेट ज्यादा बाहर निकल आता है तो उसमें भी इसका कनेक्शन बैक के साथ देखा जाता है। और आयुर्वेद की भाषा में हम अगर समझें इसको, तो हम इसको कहते हैं कि जो आम बनता है, हमारे पेट में जो आम बनता है, वो आम जब जाके वहाँ डिपॉजिट होने लगता है तो वो वहाँ जाकर के विकृति पैदा करता है, कमर में दर्द पैदा करता है, और उसके कारण जो हमारी डिस्क स्लिप होती है या प्रोलैप्स होती है। तो ये कारण हम इसको समझ सकते हैं, और कारण को समझना हमेशा इसलिए आवश्यक है क्योंकि कारण यदि समझ में आएगा तभी हम उसका पूर्ण रूप से या परमानेंट उसका इलाज कर सकते हैं। जी हाँ, तो अगर इसी तरह आप भी किसी बीमारी से या किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से अपनी परेशानी का समाधान जान सकते हैं। आज हम डॉक्टर साहब के साथ स्लिप डिस्क पर चर्चा कर रहे हैं। चलिए चर्चा को हम आगे बढ़ा लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि अगर हम दिन में ज्यादा देर हमारा सिटिंग पोस्चर रहता है, एक्सरसाइज भी हम कई बार शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग के दिनों में बहुत दर्द होती है, या फिर किसी दिन हमने रोज के बनस्पत ज्यादा काम कर लिया तब भी बहुत ज्यादा बैक एक होता है या बॉडी एक होता है, तो ऐसे में उस दर्द को हम कैसे पहचाने कि वो स्लिप डिस्क की ही प्रॉब्लम है? हाँ देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि एक तो होता है कि थकावट का दर्द है, एक फटीग हो गई है, ज्यादा काम कर लिया, ज्यादा देर बैठ गए, वो एक अलग। लेकिन जो आपको स्लिप डिस्क का दर्द होगा वो विशेष रूप से जो हमारी स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसके किसी हिस्से में होगा, क्योंकि ये डिस्क जो है हमारी पूरी स्पाइन में है। आमतौर पर जो लोग कंप्लेन करते हैं या तो लोअर बैक में मिलता है या गर्दन में ज्यादा मिलता है, मिडल में भी हो सकता है, लेकिन ये ज्यादा मेन जो है कॉमन प्लेसेस यही है, लोअर बैक और ऊपर गर्दन में। तो इसलिए आपने सुना होगा, उसको सर्वाइकल बोल देते हैं, ऊपर वाले को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया, या इसको लंबर रीजन में दर्द हो गया है, ये बोलते हैं उसको। एक तो लक्षण इसका ये है कि आपका लोकेशन अगर ये है तो डेफिनेटली, और स्पाइन के साथ है, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के साथ है। दूसरा फिर क्या होता है कि दर्द वहाँ बड़ा तेज भी होता है, और विशेष किसी पोजीशन में दर्द होता है।
कभी कभार आप खड़े हैं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बैठेंगे तो दर्द हो जाएगा। किसी को एक विशेष लेटने वाली पोजीशन में दर्द होता है, फिर वो दर्द जो है वहीं तक नहीं रहता है, वहाँ जो नर्व निकलती है वो नर्व किस एरिया में जा रही है, अगर वो हिप्स के रीजन में जा रही है तो वहां पर दर्द करेगा, कहीं तो पूरी टांग में पीछे तक वो दर्द करता है, वहां पर हल्का सा आपको सुन्न भी महसूस हो सकता है, नम्बनेस भी महसूस होने लगती है जब क्रॉनिक हो जाता है। और इसके साथ साथ जो है कभी कभार ऐसे जैसे कि सुइयां चुभने जैसी या टिंगलिंग सेंसेशन आपको वहां महसूस होती है। तो ये चीजें अगर आपको हो रही हैं तो डेफिनेटली ये एक वो ओवर वर्किंग या फटीग वाला पेन नहीं है, ये डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं डिस्क से या आपकी जो नर्व्स हैं या आपकी रीढ़ की हड्डी है उससे कनेक्टेड पेन होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक पेन होता है पीछे लोअर बैक पेन से नी तक पेन होता है, बस नी के नीचे नहीं होता। हाँ जी, क्या वो भी उसी बिल्कुल के अंदर डेफिनेटली, क्योंकि नर्व्स हमारी काफी सारी निकल के पूरी टांग को सप्लाई करती हैं। जैसे एक नर्व होती है सियाटिका नर्व बोलते हैं, वो पूरा ऊपर से जाके एड़ी तक जाती है, वो अगर दब गई है तो पूरी टांग में होगा। लेकिन दूसरी नसें हैं, अगर वो दब गई है तो किसी को आधे पे होता है, किसी को केवल थाई में पेन होगा, किसी को हिप्स में पेन होगा। तो लेकिन इसका कनेक्शन जो है ये जरूर आपको समझना है कि इसका कनेक्शन कहाँ से है, लोअर बैक से है। इसलिए आप अगर कभी इन्वेस्टिगेशन भी कराने जाते हैं, MRI कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, तो डॉक्टर लोग आपको बताएंगे कि कौन से वर्टेब्रा में प्रॉब्लम है। आपने सुना होगा कभी कभार वो बोलेंगे वो L4 L5 यानी कि लंबर 4 लंबर 5 वर्टेब्रा, 5 वर्टेब्रा जो होती है वहां पर, या S कहेंगे तो सैक्रल रीजन में जो है, इसी तरह से C7 C6 C5 ऐसा, ये हमारी जो है सर्वाइकल वर्टेब्रा। तो अलग अलग हिस्से में उनको बांटा हुआ है और उसके हिसाब से उनका नामकरण किया जाता है। लेकिन आपको मूल चीज समझनी है। मूल क्या समझनी है कि वहां मैं किस प्रकार से उस एरिया को रिलैक्स करूं, जो टाइटनेस वहां है, स्टिफनेस जो आ गई है जिसके कारण से वो प्रॉब्लम हो रही है, तो वो लूज करना, उसको बहुत फर्क पड़ता है उससे। आम आयुर्वेद की भाषा में कहें तो आम का पाचन करना है और वात का शमन करना है, क्योंकि वात वहां पर जो है ब्लॉक हो गई है। हमारे आयुर्वेद की भाषा में हम इस प्रकार से मानते हैं। चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे स्लिप डिस्क से बचने के आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में। देखिए, कुछ घरेलू चीजें मैं बता रहा हूँ आपको जो बहुत फायदा करती हैं। एक तो आप एक गरम करके तिल का तेल, उससे मालिश कर सकते हैं, चाहे तो उसमें थोड़ा अजवाइन, लहसुन और अदरक ये पका लीजिए, एक एक चम्मच तीनों की डाल करके, और 100 मिलीलीटर तिल का तेल लेके उसमें पका लीजिए आप इसको। ये जो तेल है इससे जेंटल मसाज करना, लेकिन तेल को गर्म करके। उसके साथ साथ थोड़ा सा अगर स्वेदन हमारे यहाँ कहते हैं, स्टीमिंग अगर हो जाए उस एरिया में, जो एरिया आपका प्रभावित है, तो उससे भी काफी लाभ मिलेगा। किसी भी प्रकार से भाप अगर लग जाए, अगर भाप का प्रबंध नहीं है तो फिर गर्म पानी में टॉवल डाल के निचोड़ के उसको थोड़ा रखें वहां पर, तो उससे थोड़ी स्टीम मिलेगी, उसको भाप मिलेगा, ये बहुत फायदा करेगा। इसके साथ साथ खाने में सौंठ, हल्दी और ये आपका मेथी दाना जो होता है, 3 चीजें आपको लेनी है। तीनों का मिश्रण बना करके और इसमें से एक एक चम्मच सुबह शाम आप सेवन करें। इसके अतिरिक्त इमली अगर मिल जाए आपको, इमली बहुत अच्छा काम करती है। इमली थोड़ा करीब 250 ग्राम इमली ले लीजिए, आधा लीटर नमक का पानी हो, पानी में नमक घोल के उसमें थोड़ा भिगो दीजिए उसको, फिर अच्छी तरह से मथ के उसका गूदा निकालो, उसको गर्म करो। जैसे जैसे वो सॉलिड हो जाएगी, पेस्ट टाइप का बन जाएगा, तो वो पेस्ट वहां पर आपको लेप करना है। हल्का सा गर्म लेप करेंगे तो ज्यादा फायदा होता है उससे। ये भी आपको बहुत अच्छा रिलीफ देता है। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि पेट भी आपका साफ रहना चाहिए। तो पेट अगर साफ नहीं है तो 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को जरूर लें। और ज्यादा पुरानी प्रॉब्लम है, डिस्क स्लिप की है, चाहे सर्वाइकल की है, कमर दर्द की है, टांग में दर्द जा रहा है, आपको कहीं जो है वहां पर सुन्न हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम अगर बड़ी है, क्रॉनिक है, तो फिर आपको सीधा हमारे यहाँ आना है। पंचकर्म चिकित्सा बहुत अच्छी चिकित्सा है ऐसे रोगों में, जिसमें आपको जरूर लाभ मिलता है। बहुत इसमें जो है हम कहें तो आयुर्वेद की जो चिकित्सा है हमारी प्राचीन है, बहुत पुरानी है, लेकिन बहुत साइंटिफिक तरीके से हमारे जो ऋषि मुनियों ने इनको बनाया, लिखा। वास्तव में आज ये हमें ये देखने को मिलता है, आज साइंस भी इस चीज को वैलिडेट कर रही है कि जो आयुर्वेद में ये चीजें लिखी हैं वो डेफिनेटली बहुत साइंटिफिक हैं, बहुत ही एक हम कहें कि हेल्थ के लिए, एक व्यक्ति के हेल्थ के लिए बहुत ही कारगर ये सब जो चिकित्सा हैं, उनको हम कहते हैं कि उनका प्रयोग आपको करना चाहिए।
तो डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले भोपाल से हमारे दर्शक रंजीत जुड़े हैं। जी रंजीत, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी मैम, नमस्कार जी। नमस्कार जी सर, हमें भोपाल से, हमारी उम्र 30 साल है सर, जी। और हमें लगभग 8-10 साल से जी लूज मोशन, कभी हार्ड मोशन जाने की आदत है, प्रॉब्लम है जी। और पेट के ऊपरी हिस्से में, नाभि के अगल बगल हल्का हल्का स्पाज्म टाइप का होता है, पेन होता है। अच्छा। तो इसके लिए तो मैं कोई जांच नहीं कराया हूँ कोई स्पेशल, लेकिन इसमें हल्का कभी लैट्रिन टाइट होगी, कभी धीमी होगी, और 5 से 6 बार दिन भर में जाना होता है। जी जी जी। और देखिए ये तो, हाँ और बोलिए। और आपने जो आम पाचक चूर्ण बताए हैं जी। उसको मैं बना करके उसी तरह से लेता हूँ, तो कभी कुछ अच्छा लगता है, फिर 2-4 दिन बंद हो जाएगा बीच में, तो फिर प्रॉब्लम उसी तरह होने लगती है। जी तो देखिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि आपने एक चीज ये दूसरी जो बताई, इससे ये आपका जो रोग है वो और कंफर्म होता है। पहले तो मैं बताऊं कि आपका रोग जो है वो डेफिनेटली आपके पाचन से संबंधित है। आपका पाचन अच्छा नहीं है तो कभी जो है खाना पचता है, कभी नहीं पचता है। आम भी आपको है, आम बन रहा है, इसलिए आपको 5-6 बार जाना पड़ता है। और आम पाचक चूर्ण लेने से कुछ थोड़ा फर्क आपको लगा, लेकिन रोग आपका 8-10 साल पुराना है आपने कहा, तो रोग बहुत पुराना है। और इतना पुराना रोग केवल आम पाचक चूर्ण से ठीक नहीं होगा, इसमें आपको प्रॉपर चिकित्सा करनी पड़ेगी। लेकिन अच्छी खबर ये है आपके लिए कि ये रोग ठीक हो सकता है। और आप भोपाल में हैं, भोपाल में जीवा की क्लिनिक है, वहाँ बिल्कुल जाइए और इस रोग का इलाज शुरू कर दीजिए। इसके लिए औषधि आपको लेनी पड़ेगी। आपको मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है कि जो आप भोजन खाते हैं वो बिल्कुल इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए, यानी कि जो आसानी से पच जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी गरिष्ठ भोजन आपको करना नहीं है। वो अब जब हम हमारी क्लिनिक पे जाएंगे तो आपको डाइट चार्ट भी बना के देंगे, वो क्या खाना है क्या नहीं खाना है। दूसरी चीज जो है, आपको थोड़ा सा मेंटल लेवल पर भी काम करना पड़ेगा। बहुत सारे पेशेंट जब क्रॉनिक हो जाते हैं तो उनका थोड़ा सा स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है, कई बार थोड़ा सा मन में भी एक नेगेटिविटी आ जाती है, या एक उत्साह की कमी होती है। आपको लगता है कि अब इतना पुराना रोग हो गया, अब तो ठीक ही नहीं होगा, अब तो ये ऐसे ही चलेगा। डॉक्टर लोग भी कई बार आप इलाज भी कराते हैं तो कहते हैं यार तो इतना इलाज कर लिया, ठीक ही नहीं हो रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं एक नेगेटिव आपके दिमाग में बैठ जाता है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि ये रोग बिल्कुल ठीक हो सकता है आपका, कोई घबराने की बात नहीं। लेकिन करना क्या है, खाने पर आपको जो विशेष परहेज करना है, जो आपको डाइट चार्ट बताया जाएगा। साथ में आपको ये माइंड को रिलैक्स रखना है, और औषधियाँ, आयुर्वेदिक औषधियाँ जो मिलेंगी आपको, उनको नियमित रूप से सेवन करना है। और कम से कम इसमें 8-10 महीने भी लगे, 1 साल भी लगे तो कोई चिंता मत करना। कई लोग 2-3 महीने में बड़े उतावले हो जाते हैं। 10 साल का रोग है तो 3 महीने में, ऐसा नहीं कि 3 महीने में ठीक हो जाएगा, लेकिन हाँ 3-4 महीने में आपको फर्क जरूर दिखेगा, काफी इंप्रूवमेंट दिखेगा। लेकिन पूरा जड़ से ठीक करने के लिए टाइम लगेगा इसमें। अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर 0129 4040 404